ऑल हियरिंग माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर चल रहा है और नए सेशन का भी सत्र चल रहा है। तो इस तरह तमाम विद्यालय भड़काऊ पोस्टर बैनर लगा करके आपके बच्चों के भविष्य को के साथ खिलवाड़ करने का शुभ अवसर प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा अवसर मत गंवाइए। ऐसे अपने बच्चों को वहीं पर भेजिए जहां पर उन्हें उचित ज्ञान, संस्कार वाला ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ज्ञान मिल सके। नहीं तो किताबी ज्ञान तो हर व्यक्ति दे सकता है, तो अध्यापक तो हर कोई हो सकता है, लेकिन बच्चों को समझने की प्रक्रिया हर अध्यापकों में नहीं होती है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन विशेष करके है। और विशेषकर जैसे कि आज 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को हमारे देश का युद्धपोत यहाँ सुल्तानपुर में जो 6 लेन बना हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेस, वहाँ युद्धाभ्यास हो रहा है। तो आज आपका रात 9 साढ़े 9 बजे तक युद्धाभ्यास 3 चरणों में होगा और हो रहा वर्तमान समय में। तो इस तरह इससे देश की शक्ति के ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। और साथ साथ जैसे हाई स्कूल इंटर की यूपी बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट कल आ रहा है, तो उसके संदर्भ में मेरा अभिभावकों से विशेष अनुरोध है, बच्चा आपका अच्छा नंबर पाए या अनुत्तीर्ण हो जाए या किसी भी परिस्थितियों में हो, तो उसे डांटने का नहीं, उसे केवल प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों को कभी हतोत्साहित न करें, क्योंकि निराशा बच्चे के हाथ में लग जाएगा तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उसको केवल प्रोत्साहन देने की बात है, अब की नहीं तो अब की। तो इस तरह यदि आप अपने बच्चे के साथ करते रहते हैं तो बच्चा वो हमेशा अपने भविष्य के प्रति सचेत हो जाएगा और अपनी भूली हुई कृत्यों को, की गई त्रुटियों को वो पुनः सुधार ले आएगा। ये मेरा पूरा विश्वास और मैं आशा के साथ कहता हूँ। तो इस तरह हमारा सभी अभिभावकों से अनुरोध है। और उनका क्या सीख है, तो सीख आइए हर बच्चों को प्यार दें और समझौता और विश्वास करें। जिन बच्चों को बार बार मारा पीटा जाता है वो डरपोक हो जाते हैं, और जिन बच्चों को बार बार मारा पीटा जाता है वो डरपोक हो जाते हैं। और जिन बच्चों को ताना मारा जाता है उसको, जिन बच्चों को बार बार ताना व्यंग लोग कसते हैं तो कोशिश करना छोड़ देता है। तो कोशिश उस दोनों क्रिया प्रक्रिया दोनों होती है। कभी कभी बच्चे को जब कोई व्यंग लग जाता है तो उसके विपरीत इतना अनुकूल कार्य करना, तेजी के साथ एक्शन लेता है कि वो अपने जीवन में जो करिश्मा नहीं दिखाना चाहिए उसको कर दिखाता और लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जिन बच्चों को मजाक बनाया जाता उनकी अपने आत्मविश्वास को खो देता है। तो इसलिए उन बच्चों को कभी आप मजाक मत बनाइए। और जिन बच्चों पर विश्वास नहीं किया जाता वो विद्रोही बन जाते हैं। इसलिए सभी माता पिताओं से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चे पर विश्वास करें। और जिन बच्चों की तारीफ नहीं की जाती है वे अपने आप को पसंद करना छोड़ देते हैं। अरे हम तो किसी काम लायक है नहीं, इसलिए मेरे माँ बाप नहीं करते। वो बच्चा, सबका बच्चा अपना प्रिय बच्चा होता है, जिगर का टुकड़ा ही होता है, अपना खून होता है, इसलिए उसको कभी दुकारे ना, उसको सदैव सत्कार और प्यार दुलार दे। देखिए वो बच्चा कभी आपसे दूरी नहीं बनाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आइए बच्चों को, फिर जिन बच्चों की प्यार से बात करें, आइए बच्चों के साथ क्या करें, बच्चों के साथ प्यार का बात करें, सम्मान का व्यवहार करें, विश्वास का सहारा दें, प्रोत्साहन का हौसला दें, एक अच्छा व्यवहार करें। बच्चे का आज ही नहीं उसका पूरा भविष्य उज्जवल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी अभिभावकों से मेरा विनम्र निवेदन और अनुरोध है कि बच्चे को किसी भी परिस्थितियों में ना तो आवश्यकता से ज्यादा उसे सुविधा दें और ना तो अपनी कमाई हुई पूंजी को उसको अवगत कराएं कि हमारे पास कितना धन है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में बच्चे को आभास हो जाता है कि हमारे पास इतना धन, हम क्या करेंगे। तो इसके लिए भी अभिभावकों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि अभिभावक इसके प्रति भी सचेत रहें, बच्चों को अपनी सही जानकारियां आर्थिक रूप से ना दें,
उसको एक बार मांगने पर कोई भी वस्तु तो अपनी मजबूरी गिनाएं। दीजिए, भले बाद में दीजिए, लेकिन तत्काल समय में उसको मजबूरियां अपनी गिनाते रहें, तब बच्चा आपके दर्द को समझेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने मोटिवेशनल वाक्यों के साथ फिर आज का टॉपिक लेकर आ रहा हूं। जैसे कि होमगार्ड की परीक्षाएं भी 24-25 अप्रैल को होने जा रही है और तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं मई जून तक, इसी अप्रैल से लेकर के मई जून तक होगी। तो इसमें यदि आप नियमित रूप से हमारे चैनल पर आप जुड़े रहते हैं तो निश्चित है आप सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो इस तरह हमारा पहला आज का सुविचार, गुरु पूरा मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख। गुरु पूरा मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख। भगवा वस्त्र पहनकर घर घर मांगे भीख। भगवा वस्त्र पहनकर घर घर मांगे भीख। आज हमने देखा, एक वीडियो मैंने देखा कि वो भगवाधारी था, लेकिन वो मांसाहारी बैठ करके चख रहा था, बड़ा स्वादिष्ट है। तो इस तरह वो अपने को हिंदुत्ववादी बनते हैं और उधर उनकी विचारधारा कुछ और होती है। वही कहता है, बगल में आन बगल में छुरी, बगल में छुरी रखे रहते हैं। तो और हमें, जैसे अभी बंगाल का चुनाव चल रहा है, वहाँ तरह तरह के भाषाएं जाकर दे रहे हैं। वहाँ भड़काऊ भाषा, हिंदू मुस्लिम को कह रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगीनाथ जी वहाँ किस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग पूर्ण रूप से इस पर मौन है, जबकि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो इस तरह दूसरा हमारा है, पीस इज नॉट फाउंड आउटसाइड। शांति बाहर नहीं पाया जाता, इट इज क्रिएटेड विद इन योर ओन हार्ट, या आपके हृदय में फैलाया जाता है। प्रैक्टिस काइंडनेस, दयालुता का अभ्यास करो। पेटेंस, धैर्य रखो। अंडरस्टैंडिंग, और समझदारी रखो विथ योर सेल्फ, खुद से। एंड योर लाइफ स्लोली बिकम मोर पीसफुल एंड ब्यूटीफुल। दूसरा, स्ट्रिक्ट टीचर्स टेल्स यू, एक कड़ा अध्यापक आपसे कहता है व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है। एक काइंड टीचर शो यू व्हाट इज पॉसिबल, और एक दयालु अध्यापक कहता है क्या संभव क्या संभव नहीं है। एक ग्रेट टीचर डज बोथ, एक अच्छा जो महान अध्यापक होता वो सब आपकी गलतियों को बताएगा, उसको सुधारने का प्रयास भी बताएगा। तो शिक्षक का गुण यही होना चाहिए, बच्चे के अंदर टेरर आतंक नहीं पैदा करना चाहिए। पांचवा है, दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है, दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है शिक्षा, और लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार है धर्म। लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? धर्म। छठा अंतिम है, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। इज्जत भी मिलेगी, सेवा दौलत भी मिलेगी। सेवा करोगे माँ बाप की तो जन्नत भी मिलेगी। सेवा करोगे माँ बाप को तो जन्नत भी मिलेगी। भाई जेपी वर्मा, आज 22 अप्रैल 2026। तो इस तरह सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित संगठन, भारत का विदेशी व्यापार। तो ब्रिक्स हमने लिखा है, यह 5 देशों का संगठन है, 5 देशों का संगठन है। बी से ब्राजील, और आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका का संगठन है। तो 1 2 3 4 5 देशों का ब्रिक्स या संगठन है। और शास्त्री गोल्डमैन सैक्स जिम ओ'नील ने अपनी पुस्तक बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक, क्या उनकी पुस्तक क्या है? बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक में इस संगठन का सुझाव 2001 में दिया था। विश्व की जीडीपी का 19.8%, 19.8% तथा जनसंख्या का 41.6% यानी 41.6% हिस्सा
ब्रिक्स देशों का है। कितना है? ब्रिक्स देशों का है, इन्हीं 5 देशों का है। इन देशों का कुल व्यापार 6140 अरब डॉलर है, जो विश्व के कुल व्यापार का 16.9% है, 16.9% है। जीडीपी में हिस्सा 36% है। के सापेक्ष ब्रिक्स अब तेजी से उभरने वाला समूह बना है। ब्राजील के पोर्टलेजा एवं ब्रासीलिया 15 और 16 जुलाई 2014 में आयोजित हुआ। उस 2014 में आयोजित 6वें ब्रिक्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मनी फंड IMF की तर्ज पर न्यू डेवलपमेंट बैंक अधिकृत पूंजी 100 अरब की स्थापना का निर्णय सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। इस बैंक का मुख्यालय चीन के साथ शंघाई में है तथा प्रारंभिक अध्यक्षता भारत के पास होगी। भारत का विदेशी व्यापार 2 राष्ट्रों के मध्य होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। 2 राष्ट्रों के मध्य होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। यदि किसी राष्ट्र का निर्यात आयात की तुलना में अधिक होता है, तो ऐसा अंतर उस देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल माना जाता है। आजादी के कुछ प्रारंभिक दशकों में भारत का विश्व व्यापार में हिस्सा 1% से भी कम था। उदारीकरण के बाद 1951 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ तथा आज विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 2.7% है, 2.7% है। विश्व अर्थव्यवस्था में ट्रिपल पी यहाँ दर्शाया गया, पावर परचेजिंग पार्टी। क्या पीपीपी मतलब क्या है? पावर परचेजिंग पार्टी आधार पर भारत अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत जो अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्त मंत्री उस समय के वित्त मंत्री 2013-14 के वित्त मंत्री आज जो स्वर्गवासी हो गए हैं, अरुण जेटली के आर्थिक समीक्षा 2013 के अनुसार भारत के आयात में सबसे बड़ा हिस्सा खनिज तेल का है तथा निर्यात में मशीनरी, परिवहन एवं लौह इस्पात सहित धातुओं का है। 2013-14 में सर्वाधिक निर्यात एशिया 49.7% यानी 49.7%, यूरोप 18.7% यानी 18.7%, अमेरिका 17.4 यानी 17.4% एवं अफ्रीका का 10% रहा, 10% रहा। भारत के 4 व्यापारिक साझेदार देशों में संयुक्त अरब अमीरात 9.54, चीन 8.32%, अमेरिका 7.76% तथा सऊदी अरब 5.53% रहा। व्यापार संतुलन केवल दृश्य मदों के आयात निर्यात को प्रदर्शित करता है। व्यापार संतुलन क्या करता है? व्यापार संतुलन केवल दृश्य मदों के आयात निर्यात को प्रदर्शित करता है। दृश्य मदें वस्तुओं के आयात निर्यात को प्रदर्शित करती हैं, जबकि अदृश्य मदें सेवाओं के आयात को दर्शाती हैं। और अदृश्य मदें क्या होती हैं? अदृश्य मदें बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भुगतान संतुलन। अगली टॉपिक है भुगतान संतुलन।
एक निश्चित समयावधि में शेष विश्व के साथ होने वाले समस्त मौद्रिक सौदों का लेखा जोखा होता है। अब हम विनिमय दर एक्सचेंज रेट जिस दर पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है उसे विनिमय दर कहते हैं। जैसे सऊदी अरब का, कुवैत का, ईरान के मुद्रा, यहाँ उनका कीमत कुछ ज्यादा होता है, भारत का पाकिस्तान से बड़ा होता है, नेपाल से बड़ा होता है, उसी तरह एक दूसरे का मुद्रा एक्सचेंज विनिमय दर कहते हैं। अवमूल्यन, अगली टॉपिक अवमूल्यन, डिवोल्यूशन। जब किसी देश की सरकार द्वारा जानबूझकर देश की मुद्रा को विनिमय दर घटाकर मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर दिया जाता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन में मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी आती है, आंतरिक मूल्य में नहीं। बाह्य मूल्य में कमी आती है लेकिन उसके आंतरिक मूल्य में कमी नहीं आती है। अवमूल्यन के उद्देश्य क्या है? पहला है निर्यात को बढ़ावा देना, दूसरा आयातों को कम कर घरेलू उद्योगों को कमी आती है, आंतरिक मूल्यों में नहीं। अवमूल्यन उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना, थोड़ा सी त्रुटि हो गई। दूसरा आयातों को कम कर घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना, तीसरा अंतिम है भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को कम करने के लिए की जाता है और इसका यही अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी श्रोताओं से और अध्यापकों से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आप